नमस्कार। तो हमने कंपेयरिंग क्वांटिटी के अंदर रेशियोज़ क्या होते हैं ये देखा, इक्विवेलेंट रेशियोज़ क्या होते हैं ये भी देखा, है ना। अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। तो अभी जैसा कि हमने देखा था, रेशियो जो दो क्वांटिटीज़ का होगा उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ये यूनिट एक मीटर दिया हुआ है, एक सेंटीमीटर दिया है, तो हमको इस मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो ए पार्ट के लिए वी नो 1 मीटर is equal to 100 centimeter. Therefore, 9 meter will be equal to 9 into 100, means this will be 900 centimeter. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो 9 मीटर अपॉन 27 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी इक्वल टू 9 मीटर, ये 900 सेंटीमीटर होते हैं, और अपॉन 27 सेंटीमीटर। अब दोनों सेम यूनिट के अंदर आ गए। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 9 से, तो ये हो गया 100 और यहाँ पे आ गया 3। मीन्स दिस रेशियो विल बिकम 100:3। दिस विल बी, इसके आगे हम कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये रेशियो है 100:3, ठीक है। अब हम बी पार्ट देखें। तो बी पार्ट के लिए ये बी पार्ट, इसमें 30 days to 36 hours। अब देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे ये डेज दिया है और यहाँ पे आवर्स दिया हुआ है, तो हमको डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी नो 1 डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, तो 24 आवर्स, ठीक है। Therefore 30 days will be equal to 24 into 30, right? So this will be, इसको एक 0 आ गया यहाँ पे, 3 into 4 ये हो गया 12, एक बचा, 3 into 2 6 और एक 7, that many hours, ठीक है। अब हम रेशियो निकाल लें। सो therefore 30 days upon 36 hours is equal to 30 days, ये 720 आवर्स के बराबर होते हैं, और अपॉन यहाँ पे 36 आवर्स, ठीक है। अब देखिए ये 36 का डबल कर दें तो ये हो जाता है 72, मतलब 36 से ही हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 टाइम्स फिर एक 0, सो और यहाँ पे 1, मीन्स दिस रेशियो विल बी 20:1, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया
20:1. ओके, चलिए आगे बढ़ें. In a computer lab, there are 3 computers for every 6 students. तो 6 स्टूडेंट्स में 3 कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. How many computers will be needed for 24 students? तो अब देखिए, इसको अगर हम यूनिटरी मेथड से करें तो कैसे करेंगे, है ना. तो देखिए, यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स ये 6 स्टूडेंट्स के लिए है. अच्छा, अब इसकी एक वो चीज़ ध्यान रखना है इसमें, है ना, कि जो भी चीज़ दी हुई हो उसको हम बाद में रखेंगे, जो चीज़ पूछी हुई हो उसको पहले लेंगे, लिखेंगे. लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है. तो जैसे अब यहाँ पे हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स. तो 24 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, इसको हम पहले लिखेंगे और जो चीज़ निकालनी हो उसको हम बाद में लिखेंगे, है ना. तो हमको निकालना है हाउ मैनी कंप्यूटर्स. तो यहाँ पे जब यूनिटरी मेथड में कंप्यूटर्स निकालना है तो कंप्यूटर्स को हम बाद में लिखेंगे और स्टूडेंट्स को पहले लिखेंगे. तो हम ऐसे लिखेंगे यूनिटरी मेथड के अंदर. For 6 students, number of computers is equal to, ये दिए हुए हैं 3. Therefore, और जैसा कि मैंने आपको बोला था, जब कम के लिए निकालेंगे तो डिवीजन होगा, ज़्यादा के लिए निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना. सो देयरफॉर फॉर 1 स्टूडेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू 3/6. देयरफॉर हमको कितने स्टूडेंट्स के लिए चाहिए? 24. देयरफॉर फॉर 24 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर विल बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3/6 इंटू 24, क्योंकि ज़्यादा के लिए चाहिए तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ से ये 6 से ये कैंसिल हो सकता है 4 टाइम्स. सो दिस विल बी इक्वल टू 12 कंप्यूटर्स. तो 24 स्टूडेंट्स के लिए हमको 12 कंप्यूटर्स होने जरूरी है. ठीक है, अब इसी को अगर हम रेशियो वाली मेथड से, एल्जेब्रिक मेथड से अगर करें तब कैसे होगा ये देखिए. इस केस के अंदर हमको 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स चाहिए ये निकालना है. तो हम सपोज करेंगे कि x कंप्यूटर्स आर नीडेड. तो इसको लिखेंगे लेट x कंप्यूटर्स आर नीडेड. ठीक है, x कंप्यूटर्स अगर उसकी ज़रूरत है तो कंप्यूटर का रेशियो इज इक्वल टू स्टूडेंट्स के रेशियो के बराबर होना चाहिए, है ना. तो देखिए
यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स और x कंप्यूटर्स इज इक्वल टू 6 स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 3 कंप्यूटर अगर न्यूमरेटर में है तो इसके साथ के स्टूडेंट्स भी आपको न्यूमरेटर में लेने हैं, और अपॉन यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 24 इज इक्वल टू x इंटू 6। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो 6 को इधर शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे आके ये डिवीजन हो जाएगा, 3 इंटू 24 और अपॉन 6 इज इक्वल टू x। तो देखिए यही का यही कैलकुलेशन आया, यहाँ पे इससे इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 4 मीन्स 12 कंप्यूटर्स आर नीडेड। तो ये एल्जेब्रिक मेथड से भी कर सकते हैं और यूनिटरी मेथड से भी इसको किया जा सकता है। चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, दिस इज 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी ये 1660 lakhs। एरिया ऑफ राजस्थान 3 lakhs square kilometer, area of UP 2 lakhs square kilometer. How many people are there per square kilometer in both these states? मतलब एक एक किलोमीटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है, ये दोनों केसेस के अंदर हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा दूसरे उसमें विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, तो ये भी निकालना है कहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर राजस्थान, फॉर राजस्थान, हमको निकालना क्या है, हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे 3 lakhs किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में 570 lakhs पीपल रह रहे हैं। सो if area is 3 lakhs kilometer, means 3 into 1 lakh, तो 10, 100, 1000, 10,000 and lakh. If area is 3 lakhs square kilometer, then population is, population कितनी है, this is 570 lakhs, तो 570 lakhs, lakhs means this into 1 lakh, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 and lakhs. Okay, therefore if area is 1 square kilometer,
तो ये कम के लिए आया, है ना। देन पॉपुलेशन अगर कम के लिए पूछ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। डिवीजन हो जाएगा मतलब ये 570 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे 3 लाख से, तो 3 इंटू 1 लाख, जिससे ये कैंसिल हो गया और 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 टाइम जाएगा, 2 बचे 27, 9 टाइम्स जाएगा और फिर 0 जाएगा, है ना। मीन्स दिस इज 190। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, 190 पीपल आर लिविंग, ठीक है। देन फॉर यूपी के लिए भी हम बिल्कुल इसी तरह से चलेंगे। इफ एरिया कितना है इसका, एरिया ऑफ राजस्थान और ये एरिया ऑफ यूपी 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो 2 इंटू 1 लाख, इतने स्क्वायर किलोमीटर। देन पॉपुलेशन इज यहाँ पे पॉपुलेशन है 1660 इंटू 1 लाख, ठीक है। Therefore, if area is 1 square kilometer, then population हो जाएगी 1660 into 1 lakh upon 2 into 1 lakh। इससे ये कैंसिल हो गया और 2 से इसको कैंसिल करेंगे, तो ये हो गया 8 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 0 टाइम। सो दिस इज 830। अब देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है। यहाँ पे यूपी में 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, मतलब इतना छोटे से एरिया के अंदर 830 लोग रह रहे हैं, और जबकि राजस्थान में 190 ही लोग रह रहे हैं। तो कौन सा लेस पॉपुलेटेड है, राजस्थान, क्योंकि इसके अंदर तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में खूब सारे लोग रह रहे हैं, ज़्यादा लोग रह रहे हैं, है ना। तो आंसर फॉर सेकेंड वन, द सेकेंड, its answer will be Rajasthan. Which state is less populated? So this will be Rajasthan. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे किए जाते हैं, ठीक है। अगला, नाउ परसेंटेज। This is another way of comparing quantity. क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें बजाय हम पूरे नंबर्स में देने की जगह हम अगर परसेंटेज में दे देते हैं तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे अभी आप देखते होंगे कि
कोरोना से इतने सारे मरीज, ये इतने लोग इन्फेक्टेड आए और उसमें से ठीक कितने हुए? अब ये क्या है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं और उसकी जगह अगर हम परसेंटेज में बोल दें या इतने संक्रमित हुए और इतने की डेथ हुई, अब वो डेथ को अगर कैलकुलेट करें, ऐसे अगर नंबर देखेंगे बहुत बड़े बड़े आएंगे और उसकी जगह अगर हम यूँ बोल दें कि 2% की डेथ हो रही है, मतलब सीधे एकदम से पिक्चर सामने आता है कि 100 लोगों में से 2 लोगों की डेथ हो रही है। तो ये दूसरा मेथड है कंपैरिजन का, परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100, जैसे देखिए, अगर आपको एनुअल एग्जामिनेशन में 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स में 100 में से टोटल नंबर दिए हुए हैं, है ना, तो 500 में से अगर आपको टोटल उसके अंदर 400 नंबर आया, आपका टोटल अगर 400 है, तो आप ये बोलेंगे तो ज़्यादा सामने वाले को अच्छा नहीं लगता कि मेरे 500 में से 400 नंबर आए। अब ये 400 तो फिर भी जो है ना सीधा सीधा सा नंबर है। अगर आप यूँ बोलो 489 नंबर आए, तब तो वो क्या है, कैलकुलेशन में उतना क्लियर नहीं आता। उसकी जगह आप अगर यूँ बोले मेरे 80% मार्क्स आए, तो सामने वाले को एकदम से समझ में आता है, अच्छा 100 में से 80 नंबर आए। अब 100 में से 80 है तो 500 में से कितने होंगे? 400, है ना। तो इस तरह से परसेंटेज से बहुत सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाती है। तो परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100। तो देखिए, मीनिंग ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम, मीनिंग पर 100। पर 100 इसको बोलते हैं परसेंट। इसका मतलब ये होता है, परसेंटेज आर न्यूमरेटर्स ऑफ ए फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर हम डिनोमिनेटर में किसी भी तरह से 100 ले आए, तो जो न्यूमरेटर वाला नंबर होगा वो उसका परसेंटेज हो जाएगा, है ना। वैसे भी मैंने आपको बोला आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 जैसे 60 आउट ऑफ 100 मतलब 60%, 57 आउट ऑफ 100 मतलब 57%, है ना। तो आउट ऑफ 100 मतलब डिनोमिनेटर के अंदर आपको 100 चाहिए, तो जो भी न्यूमरेटर आएगा वो उसका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, ये परसेंट का सिंबल होता है ना। एंड मीन्स, एंड द मीनिंग ऑफ दिस इज 100th टू, इसका मतलब 100th भी होता है। दैट इज 1% मतलब क्या होगा? 1% मीन्स 1 आउट ऑफ 100 और 100th, जैसे हम बोलते हैं ना हाफ, 1/3, 2/3, 1/10। हाफ मतलब 1/2, 1/3 मतलब 1/3, 1/4 मतलब 1/4, 1/10 मतलब 1/10, और अगर 1/100 होगा तो उसको बोलेंगे 100th। ओके, तो यहाँ पे दिस मीन्स 100th, ठीक है। और इसका मतलब होगा 1 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो 1% का मतलब ये होता है। अब अगर 5% हो मतलब 5 आउट ऑफ 100, या 500th कि अगर किसी चीज के 100 टुकड़े कर दिए, जैसे हाफ, हाफ मतलब क्या होता है, किसी चीज के 2 टुकड़े करें तो उसमें से 1, ठीक है। तो ये हाफ का मतलब। 1/4 मतलब अगर किसी चीज के 4 टुकड़े कर दें तो उसमें से 1। 1/10 मतलब किसी चीज के 10 टुकड़े कर दें तो उसमें से 1।
और 100th मतलब किसी चीज़ के 100 टुकड़े कर दें, उसमें से एक पार्ट होगा, वो 100th कहलाता है। अगर 5% बोलते हैं मतलब किसी चीज़ के 100 टुकड़े कर दें, उसमें से 5, दैट इज 5%। ओके, तो दिस इज रिटन एज, इसको 1% को लिखेंगे कैसे, 1/100। और अगर डेसिमल्स में अगर हम इसको दें, लिखें, तो ये 0.01 हो जाएगा। ठीक है। देन परसेंटेज व्हेन टोटल इज नॉट 100। इन दिस केस अगर मान लो जो है, जैसे यहाँ पे टोटल 100 नहीं दिया हुआ है, जैसे अगर मान लो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुई, वो 50 में से हुई, और 50 में से अगर आपके 30 नंबर आए, 50 में से 30, तो डिनोमिनेटर तो 50 है ही नहीं, हाँ डिनोमिनेटर तो 100 है ही नहीं, वो तो 50 ही है। लेकिन आपको अगर डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करना है, तो देखिए जैसे अभी हमने देखा कि आपके 50 में से 30 नंबर आए, है ना, तो 30/50 है आपके, 30 आउट ऑफ 50। जब टीचर भी लिखते हैं ना एग्ज़ाम में, आपके मार्क्स देती है, तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें लिखेगी 7/10। 7/10 मतलब 10 में से 7 नंबर, है ना। तो ऐसे ही 50 में से आपके 30 नंबर हैं। अब ये परसेंट कितना है, ये कितना परसेंट है, अगर ये निकालना है, तो जैसा कि मैंने बोला कि वो परसेंट निकालने के लिए डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 100 आ गया, तो जो न्यूमरेटर है वो परसेंटेज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हमको कन्वर्ट करना है 100 में, तो 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 बन जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर ये बन जाएगा 60/100। इसका मतलब अब डिनोमिनेटर में चूंकि 100 आ गया, तो जो न्यूमरेटर है वो परसेंटेज हो जाएगा। तो ये कितना आया, 60। मतलब अगर आपके 50 में से 30 नंबर आए हैं, तो कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, 60% मार्क्स आए हैं, है ना। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, percentage, to find percentage when total is not 100. In this case, convert denominator into 100, either by unitary method or by using proportion. तो किसी भी तरीके से अगर हम यहाँ पे 100 ला देते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है।